हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, जिसका हाफ चैप्टर हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट्स क्या होती हैं, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनिमल्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक्वेटिक हैं आपके, और उसके अंदर हमने काफ़ी ओशन और पॉन्ड, सी, लेक, इन सब के बारे में पढ़ा। इसी तरह से हम लोगों ने ग्रास लैंड, डिजर्ट्स के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे उनके किस तरह के एनिमल्स के या प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो अपने एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पे जो उनके वेदर हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने को ढाल पाते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्लास 6 का चैप्टर है आपका, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं है, उसके थोड़े थोड़े से ग्रोथ है उसके बारे में थोड़े थोड़े से पॉइंट्स को बताया गया है। ठीक है, तो हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने जर्नी की थी अपनी, डिफरेंट जगह पे हम गए थे चैप्टर की शुरुआत में, और उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को देखा था, एनिमल्स को देखा था, और फिर जो अपनी एक्टिविटी 1 थी उसमें क्या किया था हम लोग ने, उसको लिस्ट बनाया था, लिस्ट किया था। ठीक है, टेबल थी, उसमें पूरे प्लांट्स, एनिमल्स सब कुछ लिस्ट उसमें कर दिया था। तो अब उन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि हम उन्हीं चीज़ों को, जो भी हमने फॉरेस्ट देखे थे, ट्रीज़ देखे, ठीक है, क्रीपर्स है ना, यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो ट्रीज़ हैं, क्रीपर्स हैं, स्मॉल और बिग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक हैं, रॉक्स हैं, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ड्राई लीव्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, मशरूम है, मॉस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ऑब्जेक्ट्स की देखी हैं, ये सब चीज़ें जो एनिमल्स और प्लांट्स को हमने देखा है, ये बहुत से ऑब्जेक्ट्स भी देखे हैं। तो एयर है, वाटर है, ये हम लोग ने अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े थे। तो ये सब क्या है, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिविंग है? ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है, विच ऑफ दीज आर लिविंग। तो यहाँ पे इसी को क्या करना है, इसको सोचना है कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। इसी तरह से पहेली है, उसने एक राइम यहाँ पे पढ़ी है, वो पढ़ती है यहाँ पे, रीड करती है, जो कि एडवर्ड लेयर की है। तो उसमें इसी तरह की चेयर, टेबल और नॉन लिविंग की बात की गई है। ठीक है, तो वो ये स्टोरी हम लोग ने बचपन में इसको पढ़ा भी है, और नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये एक तरह से यहाँ पे यही कुछ बताया जा रहा है कि जो चेयर होती है वो क्या होती है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ पे दिया गया है। पहेली और बुझो को ये जो स्टोरी है, ये जो पोम है, ये बहुत ही क्या लगती है, फ़नी लगती है। ठीक है, कि किस तरह से बोला गया है कि चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कांट टॉक एंड वॉक। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि चेयर और टेबल जो होती है वो लाइव नहीं होती, ज़िंदा नहीं होती है, और वो ना बात कर सकती है ना कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं लॉजिकली कि एनसीईआरटी समझाना चाह रही है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वही आपकी हेडिंग थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब बात करते हैं चेयर, टेबल, स्टोन और कॉइन, जो कि आपके लाइव नहीं, जिंदा नहीं है। ठीक है, वो क्या है, आपके डेड हैं। सिमिलरली वी डो नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और हम जानते हैं, हम ज़्यादातर जानते हैं कि कौन सी चीज़ें जिंदा हैं और कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में, या हम कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखते हैं तो उसमें हमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसी के लिए आपको ये बताया जा रहा है। वी सी एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, जिंदा जानवर देखते हैं, जैसे कि डॉग है, कैट है, मंकी है, स्क्वायरल है, इंसेक्ट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि प्रॉपरली मूवमेंट कर रही हैं, चल रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, सारे अपने जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको फॉलो कर रही हैं। ठीक है, जो भी उनके हैबिट्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, हम किस तरह से समझ सकते हैं कि क्या जिंदा है। ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड। ठीक है, तो उसको, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो डिसाइड करना क्या है, आसान नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स लिविंग है लेकिन वो मूव नहीं करते हैं। डॉग हैं, अगर हम उनको, डॉग को और पिजन्स को देखें तो वो डॉग हम मूवमेंट करते हैं, पिजन भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट्स भी लिविंग है लेकिन वो मूव नहीं करते। तो इस तरह के बच्चों को कन्फ्यूजन्स होते हैं कि भाई क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिनसे हमें पता चले कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है। और अगर हम देखें मूवमेंट की, अगर हम जैसे बात करें तो कार है, बस है, वो मूव करती है लेकिन वो नॉन लिविंग है। ठीक है,
प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें दिखते हैं उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, छोटे से बड़े होते चले जाते हैं। इसी तरह से अगर लेकिन हम देखें तो जो क्लाउड्स हैं आसमान में वो भी ग्रो करते हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, कभी छोटे हैं कभी बड़े हैं। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है, बड़े हैं कहीं पे छोटे हैं वो। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि तो क्या ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होती है लिविंग और नॉन लिविंग में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं या और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग। भाई क्लाउड्स में हमें ग्रोथ दिख रही है, वो ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो क्या लिविंग है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये चीज़ लाइव है और ये चीज़ लाइव नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब हम लोग एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, ठीक है, जो चीज़ लिविंग है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात आ गई यहाँ पे फूड की। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड, जो भी लाइव है, ज़िंदगी जिसमें है, लिविंग थिंग्स हैं, उनको खाना चाहिए, ठीक है। तो खाना अगर नहीं चाहिए जिसको, तो वो आप नॉन लिविंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो एक एक हेडिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, कोई भी तो उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि आपके जो प्लांट्स हैं वो भी आपका खाना खुद से बनाते हैं, ये हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और वो किस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो खाना बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, और कुछ एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड एनिमल्स से भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि फूड जो चीज़ें ले रही हैं, जिनकी नीड है फूड, वो सब क्या है, लिविंग है। फूड क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए, और उससे वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। और भी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें भी हमें इससे हेल्प मिलती है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि एक लिविंग कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो वो फूड है, कि अगर नीड हो रही है फूड की यानी कि वो लिविंग है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रही है तो भी आपकी लिविंग होता है। अब ये हम इसमें अंदर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि कुर्ता है, वो हमने बहुत सालों पहले या 4 साल पहले बनाया था, तो क्या आगे 4 साल बाद हमें उसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से हम है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो छोटा सा होता है, फिर धीमे धीमे वो अडल्ट होता चला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली बच्चा है, यहाँ से ये ऐसे बड़ा हुआ और हमें पूरा ये बेबी चेंज हो गया अडल्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन जो हमने कुर्ता 4 साल पहले बनाया था वो आज भी उसी साइज़ का होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से बता रहे हैं कि जैसे कि चिकन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये हैं आपके जो होते हैं चिक्स हैं, ये बढ़ते हैं और बढ़ के ये कॉक और hen में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, हैचिंग करने के बाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एनिमल में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। प्लांट में देखें तो उसमें भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे यही बात यानी कि हमें समझ में आया कि ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ ज़िंदा है और ये चीज़ ज़िंदा नहीं है, ये लिविंग है। सम वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर, कुछ स्मॉल होते हैं कुछ बिगर होते हैं, ये अलग अलग है, लेकिन ग्रोथ देखने को मिलती है कि उनमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। यानी कि हमें समझ में आया कि ग्रोथ क्या है, लिविंग थिंग्स का एक कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ये सोचो कि जो नॉन लिविंग है, जैसे स्टोन है, तो क्या उनमें ग्रोथ होती है कि नहीं होती, ये सोचो, ठीक है। तो होती है ग्रोथ, ऐसा नहीं कि अब क्लाउड्स हैं हमें दिख रहा है वो बड़े हैं, लेकिन क्या उनके अंदर से उनमें ग्रोथ हो रही है। जैसे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी पूरा सिस्टम डेवलप होता है, पूरी अंदर मैकेनिज्म होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, तो इस तरह से उनमें नहीं होता। ग्रोथ होना अलग है, उनकी ग्रोथ होना अलग है, और यहाँ पे ग्रोथ होना अलग है, ठीक है। तो हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, यानी कि जिसको खाने की ज़रूरत है, फूड की नीड है, तो वो आपके लिविंग में आएगा। दूसरा जिनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, तो वो उनमें भी क्या है, वो भी आपके लिविंग है। अब थर्ड हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन की बात की गई। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, ठीक है। यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या रेस्पायर कर रहे हैं, वो क्या वो ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो देखते हैं इसको। अगर हम ध्यान दें तो हमारी बॉडी, कोई भी अगर आपके पास लेटा हो, छोटा बच्चा या कोई भी, तो आप ध्यान अगर देंगे तो वो जब सांस खींचता है तो बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, कि वो ऑक्सीजन को इन्हेल करता है और CO2 को
एक्सहेल करता है, ठीक है, बाहर निकालता है और अंदर लेता है। तो इसी तरह की ये ब्रीदिंग के एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये रेस्पिरेशन है, उसी को क्या कहते हैं, रेस्पायर करना कहते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर हमने बात कर ली एनिमल्स में, अगर देखें हम, जैसे कि गाय है, बफेलो है, डॉग है, कैट है, तो ये ह्यूमंस की तरह ही, हम इंसानों की तरह ही ब्रीदिंग इनमें होती है, ठीक है। और इनका एब्डोमेन ऊपर नीचे मूव करता है और यही बताता है कि इनमें क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, और यही इनकी ब्रीदिंग है। और ये आपका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब देखने को हमें रेस्पिरेशन मिल रहा है सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कुछ एनिमल्स जो होती हैं उनकी मैकेनिज्म अलग होती है, थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को हमें मिलता है। वो इसलिए देखने को मिलता है कि क्योंकि जो हमारा अर्थ पे डेवलपमेंट है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। एक अमीबा से आज हम ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लेक्स तैयार हैं, ठीक है। उनके ब्रेन का उस टाइम पे डेवलपमेंट ही नहीं था अमीबा के केस में, वो निडेरिया से स्टार्ट हुआ था, फाइलम निडेरिया से। तो मतलब कहने का ये कि होगा, ब्रीदिंग होगी, उनकी प्रोसेस होंगी, लेकिन वो उस तरह की नहीं होंगी जैसे कि हमारी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर बात करें तो अर्थवॉर्म है, वो ब्रीथ करता है अपनी स्किन के थ्रू, ठीक है। फिश वी हैव लर्न, फिश को भी हम पढ़ चुके हैं कि वो अपने गिल्स के थ्रू जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो लेती है, गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को डिजॉल्व वाटर से, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन आपकी डिजॉल्व रहती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन के ढंग अलग अलग हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, ठीक, जो एक्सचेंज देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर वो भी होता है, वो भी एक तरह की रेस्पिरेशन है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर। हमें पता है कि जो फूड की जब लेने की बात आई थी कि फ़ूड की ज़रूरत किसको है, किसको नीड रहती है, तो हमने प्लांट्स की बात की थी कि उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उनका खाना बन के तैयार होता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। CO2 वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन वो निकाल देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उनमें भी रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर बात की जाए प्लांट्स के साथ कि वो दिन में फोटोसिंथेसिस उनमें होती है, लेकिन रात के टाइम पे वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो उनका रेट होता है, जो दिन में जो उनका रेट होता है ऑक्सीजन निकालने का और रात में जो वो ऑक्सीजन लेते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। वो ऑक्सीजन बहुत निकालते हैं लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ बहुत कम करते हैं रात में, ठीक है। यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than oxygen they use in respiration, ठीक है। जितनी ज़्यादा निकाल देते हैं उतना रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं करते। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट, ठीक है। डे में भी उनका रेस्पिरेशन होता है और नाइट में भी होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों के पास रात में मत जाइए, क्योंकि जो उनका अमाउंट होता है CO2 निकालने का वो रात में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए दिन में बचा जाता है, रात में बचा जाता है पेड़ों से, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वो रेस्पिरेशन करते हैं वो दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हमें, यानी कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी लिविंग होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में। एक तो नीड होना फूड की, दूसरा हमने देखा ग्रोथ, तीसरा हमने देखा रेस्पिरेशन। अब हम देखने जा रहे हैं रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई अगर कोई मिल रहा है, स्टिमुलस कोई मिल रहा है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है, नर्व से रिलेटेड हमें बात करना है कि किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग होने का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर कोई भी, आप उनको कुछ भी टच करिए उनके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन अगर वो लिविंग है तो रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अचानक से कोई भी थॉर्न हमारे हाथ में लग जाता है या हमारे पैर में लग जाता है तो हम उसको फील करेंगे और फ़ौरन रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अगर लाइट की बात करें, सनलाइट की, या डार्क प्लेस में अगर हम खड़े हैं, अचानक से हम ब्राइट सनलाइट हमें दिख जाता है तो हमारी आंखें फ़ौरन कॉन्ट्रैक्शन आंखों में होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं और इसी को कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। अगर हमारा कोई फेवरेट फूड है, हमें समोसे दिखे तो हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है, ठीक है। या आप कोई भी एनिमल की बात करिए, डॉग है, कैट है, आप उसको खाने के लिए जैसे ही आप उसको स्टिमुलस देंगे, यहाँ पे फूड आपका स्टिमुलस हो गया, ठीक है, तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगा, वहाँ दौड़ता हुआ आएगा। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं कि स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहलाती हैं, जो उनको इन्वायरमेंट से मिलता है और उस पर वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर बात करें, डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम, ठीक है। जब भी आप जानवरों को खाना सर्व करिए तो उनको चेक करिए कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। दाना डालिए, चिड़िया आती है, ठीक है, यही चीज़ें हैं जो वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। व्हेन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, व्हाट डज इट डू, आप ये सब चीज़ें देखिए और उसको नोटिस करिए कि क्या देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है।
अगर हम कॉकरोचेस की बात करें तो बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ़ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। रात के टाइम पे अगर आप लाइट खोलिए तो जैसे ही कॉकरोचेस होते हैं वो भाग जाते हैं, ठीक है, तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि रिस्पॉन्स करना, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करना एक लिविंग होने का भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फ्लावर की बात करें, जैसे कि अब हमने एनिमल्स की बात कर ली और प्लांट्स की बात करें तो फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, ठीक है, वो सिर्फ रात में ही खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, ठीक है। और आप माइमोसा प्यूडिका यानी कि टच मी नॉट की बात करें तो जैसे ही हम उसे टच करते हैं वो रिस्पॉन्ड करती है। तो अलग अलग प्लांट में रिस्पॉन्स भी अलग अलग देखने को हमें मिल रहा है, यानी कि जिसमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं रिस्पॉन्स स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो यानी कि वो क्या है, आपका लिविंग बीइंग है। अब हम बात करते हैं अपनी एक्टिविटी 4 की। उसमें हमें क्या करना है, एक प्लांट लेना है रूम में, प्लांट आप प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो, थोड़ा सा दूर रखना है जहाँ से सनलाइट आपकी अंदर आती हो कमरे के अंदर, ठीक है। उसे वाटर डालते रहना है, वाटरिंग देना है प्लांट को कई दिनों तक, और फिर देखना है कि प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो किस तरफ है, किस डायरेक्शन में वो बेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जिधर रोशनी है यानी कि जिधर सनलाइट है, सनलाइट क्या हुई यहाँ पे स्टिमुलस की तरह आया और फ़ौरन प्लांट ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। आप ये करिए, जैसे जब वो उस डायरेक्शन को जाने लगे, बेंड करने लगे, आप उसका डायरेक्शन चेंज करिए और अगले दिन फिर नोटिस करिए वो अपने आप वहाँ से मूव करके उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सनलाइट हमारा क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, और जो प्लांट ने किया वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। तो यही आपका क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है और आपका ये लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक्सक्रीशन यानी कि जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। हमें खाने की ज़रूरत थी, हमने पहले पढ़ा था कि हमें और सारे ऑर्गेनिजम्स को नीड होती है फूड की, ठीक है। हमने खा लिया कम्प्लीटली, उसको यूटिलाइज़ कर लिया, फ़ायदा ले लिया उससे सारा, उसके बाद जो भी बॉडी वेस्ट हुआ वो हमें बॉडी से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। हम ऑब्वियसली एनिमल्स को तो देख लेते हैं कि हाँ ये देखने को मिल जाता है कि ये कर रहे हैं, लेकिन क्या हम प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, तो इनकी किस तरह की मैकेनिज्म होती है और ये किस तरह से उसको करते हैं ये पढ़ रहे हैं। Some plants find it possible to store the waste product within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove waste product as a secretions, ठीक है, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपना वेस्ट रख लेते हैं जो कि उनके लिए हार्मफुल नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं जो कि वेस्ट को रिमूव करते हैं सेक्रीशंस के थ्रू, तो उनके सेक्रीशंस निकलते हैं और उसके थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। इससे हमें ये समझ में आ गया कि एक एक्सक्रीशन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में आता है जो कि आपके लिविंग बीइंग्स में यानी कि ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा फूड, फिर हमने पढ़ा थी ग्रोथ, फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, फिर हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की और अब हमने बात की एक्सक्रीशन की। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोड्यूस होना। अभी ये क्लास 6 है इसलिए आपको ये छोटी छोटी फॉर्म में हल्के हल्के इसमें समझाया जा रहा है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी वैसे ही आप इनके जो टॉपिक्स हैं, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, इनको अलग अलग पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में ये कहा जा रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा नेस्ट देखे हुए हैं, उसमें हमें एग्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो पिजन का हो चाहे वो स्पैरो का हो। तो वो क्या होता है कि एक्चुअल में एग हैच करता है, उससे बर्ड का बेबी जो होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। यानी कि हमें इससे ये देखने से समझ में आया कि एनिमल जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने तरह के वो पैदा करते हैं। मतलब कहने का ये कि जैसे कि स्पैरो है तो उसका बेबी भी स्पैरो ही होगा, ठीक है। तो ये जो है अपनी तरह से प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इसीलिए कहा जाता है दोबारा प्रोडक्शन करना। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट, मोड अलग अलग हो सकता है। कोई एग लेइंग होते हैं तो कोई जो होते हैं आप लोग ये सब जानते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने एग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ जो होते हैं वो यंग वंस मतलब अपनी तरह पूरा उनका बेबी निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। या हम कैट की बात करें, डॉग की बात करें तो उनका बेबी आ जाता है, पापी है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सीड्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टेम है, बहुत से आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब अलग चीज़ें
तो प्लांट्स भी यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने एक सीड डालते हैं, सीड को हम देखते हैं तो वो धीमे धीमे बड़े प्लांट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इनमें भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब कुछ जो होते हैं वो सीड से कर रहे हैं, कुछ जैसे कि पोटैटो की बात की गई है वो अपने बड से कर लेता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ अलग अलग रिप्रोडक्शन अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग पार्ट से देखने को मिलता है। अब बात करें एक्टिविटी 5 की। इसमें हमें क्या करना है, रोज़ और मेहंदी की कटिंग करना है और उसे सॉइल में फिक्स कर देना है और उसे वाटर और प्रॉपर जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि आप जान चुके हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपरली उसको मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि क्या ये ग्रोथ हो रही है कि नहीं। लेकिन इसकी ग्रोथ होना आसान नहीं होती है, तो आप ज़्यादा भी डिसअपॉइंटेड ना हो कि ये कटिंग हमने की और ऐसा नहीं हुआ। किसी गार्डनर से बात करें और जो भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कटिंग्स में जो भी हैं वो आप करके उसको प्रॉपर उसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम सिर्फ कटिंग ले रहे हैं रोज़ और मेहंदी की, ज़रूरी नहीं कि प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमें सीड्स ही चाहिए। ठीक है, तो आपकी ऐसा होगा कि कभी कभी अगर आप बारिश के मौसम में आप इनको लगा देंगे प्रॉपरली कटिंग करके तो ये ग्रोथ हो भी जाएगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ नहीं भी देखने को मिलती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या एटमॉस्फेयर है, कितना वो हमने पानी किस हिसाब से डाला है, किस तरह की आपकी सॉइल है, तो काफ़ी चीज़ें होती है। लेकिन इनमें ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है कि रोज़ और मेहंदी को अगर हम कटिंग को प्रॉपरली लगा देते हैं तो वो न्यू प्लांट आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जो हमें देखने को ऑर्गेनिज्म में मिलेगा कि किसी में अलग तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसी में अलग तरह से। अब ये आपका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, टू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, के सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 8 की अगर हम बात करें इस कैरेक्टरिस्टिक को लें तो उसमें हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, पूरा स्केलेटल सिस्टम हमने उसमें पढ़ा था, देखा था कि किस तरह से कैसे बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो मूव करते हैं। और फिर आगे ये भी पढ़ा था कि कैसे आपके इंसेक्ट्स वगैरह, जो आपके बर्ड्स हैं, जो आपके फिशेज़ हैं, वो किस तरह से मूव करती हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो होते हैं आपके फिक्स होते हैं एक जगह पे, तो उनका मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलता है कि एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करे। जबकि ऐसा है कि वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है जबकि ऐसा होता है कि जो बहुत सब्सटेंस है, जैसे आपकी वाटर है, मिनरल्स है, वो आपके प्लांट तक पहुँचता है। ठीक है, उसको लेने के लिए मूवमेंट करती है, रूट मूव करती है, आगे बढ़ती है और उसको प्रॉपरली लेती है। तो देखा जाए तो ये है मूवमेंट, आपका जो रूट है वो एक जगह से पानी लेने के लिए, मिनरल लेने के लिए आगे बढ़ रही है। या अगर हम बात करें कि आपके जो फ्लावर हैं वो ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। ठीक है, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स में कि हमने प्लांट पॉटेड रख दिया था विंडो के पास और वो रिस्पॉन्स कर रहा था, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। वो उधर ही की तरफ ग्रो करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन डिफरेंट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि ऑर्गेनिजम्स में यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में मूवमेंट होता है, लेकिन नॉन लिविंग में मूवमेंट हो रहा है, तो ये किस तरह से उससे डिफरेंट है ये देखते हैं। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स अ बस, अ कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग। बिल्कुल इनका बहुत डिफरेंट होता है मूवमेंट। ये हमें आराम से समझ में आ जाता है कि हम जिस तरह से मूव करते हैं, हमारी बॉडी की पूरी रिएक्शंस अंदर मैकेनिज्म्स होती हैं। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हम मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और इन लोगों में इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे हमने पेट्रोल और डीजल डाला और वो प्रॉपरली मूव करने लगते हैं। तो हमारा जो मूवमेंट है और इनके मूवमेंट में बहुत डिफरेंस है। लिविंग और नॉन लिविंग के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें, यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज़ अ सच अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। कितनी चीज़ें तो अभी तक हमने देखी भी नहीं होंगी, डिस्कवरी नहीं हुई होगी, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन सब में क्या देखने को मिल रहा है कि इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया। ठीक है, रेस्पिरेशन देखा, रिप्रोडक्शन देखा, ग्रोथ देखी, उनकी फूड के लिए उनकी नीड देखी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके साथ साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक की जो डेथ है आपकी, वो भी लिविंग होने का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, येट यहाँ पे यही लाइन कह रही है, येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बीइंग्स डाई। ठीक है, अगर बर्थ हुई है तो मरना भी है, अगर जिंदा है तो मरना भी है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ठीक है,
वो भाई अगर हम हैं इन जो ह्यूमन बींग है वो आज भी क्यों है अर्थ के ऊपर, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। तो लोग पुराने लोग मरते जाते हैं, नए लोग आगे ज़िंदा बढ़ते जाते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म may die without ever reproducing, but the types of organism can exist only if there is reproduction. कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। आगे अगर हम बात करें, वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू बी हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हमने देखा कि सारी लिविंग थिंग्स किस तरह के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रही हैं, जैसे कि फूड की नीड है, रेस्पिरेशन है, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना है, रिप्रोडक्शन करना है, मूवमेंट शो करना है, ग्रोथ दिखाना है और डेथ। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग के अंदर हो रहे हैं। कार में, बाइसिकल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं तो नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मून मूव्स इन द स्काई, मून भी हमारा मूव करता है। क्लाउड ग्रो इन साइज, साइज अगर देखें तो क्लाउड का ग्रो होता है। कैन सच थिंग बी कॉल्ड अ लिविंग? वी आस्क अवर सेल्व्स टू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एक कैरेक्टरिस्टिक अगर दिख भी रहा है तो वो प्रॉपरली पूरी तरह से नहीं है सही। अगर हम आगे बात करें, इन जनरल समथिंग दैट इज़ लिविंग मे हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस। ठीक है, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तभी वो लिविंग है। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक मैच भी कर रहा है तो वो लिविंग कैटेगरी में नहीं आएगा। इससे हमें समझ में आ गया कि किस तरह से क्या चीज़ लिविंग है और क्या चीज़ लिविंग नहीं है। Do we always find that living things definitely show all the characteristics of living that we have discussed? Obviously. और जो नहीं फॉलो कर रहा आपका वो क्या है? नॉन लिविंग है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कंसिडर एनी सीड से मूंग, इज़ इट लिविंग? अगर मूंग है आपका कुछ किसी भी चीज़ का कोई सीड है तो हमें उसको देखना है कि क्या वो, जबकि अगर देखा जाए तो वो सीड शॉप में कितने टाइम तक रखा रहता है और वो कोई भी ना ग्रोथ दिखाता है ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ की दिखाता है, तो क्या हम उसको लिविंग कैटेगरी में डालेंगे? लेकिन जैसे ही हम उसको सॉइल में डालते हैं, वाटर प्रॉपरली उसको अबायोटिक कंपोनेंट मिलते हैं, वो एक प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट? अब ये हमें सोचना है कि क्या ये ऐसा हो रहा है, क्या वो एक्सक्रीट कर रहा है, क्या वो ग्रो कर रहा है, क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन इट वॉज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स, जब वो रखा हुआ था शॉप में बहुत सालों तक या कुछ मंथ्स तक, तो क्या वो ग्रो कर रहा था? बाद में हमने जब उसको सॉइल में डाला तब उसने प्रॉपरली मूव किया, तो क्या वो लिविंग कैटेगरी में आएगा कि नॉन लिविंग कैटेगरी में आएगा? ये आपको सोचना है। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस when we can't easily say that things has all the characteristic that we have discussed for it to be called living. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि हम बहुत आसानी से इस बात को नहीं कह सकते हैं कि जो सारे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है वो आपका लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। तो ये डिस्कस करना आसान नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम सीड की बात करें तो वो हमें फ्यू मंथ्स तक वो एक डेड की तरह रखा रहता है, जब तक कि उसे प्रॉपरली कंडीशन नहीं मिलती उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तब तक वो ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक यही तो खासियत है कि वो हर चीज़ से आपको रूबरू कराती है, सब चीज़ें। ठीक है, जो आप नहीं सोच पा रहे हैं वो भी आपके दिमाग में डालती है ताकि आप उसको समझें, उसको ब्रेन की आपकी स्टॉर्मिंग हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये सीड के बारे में इन्होंने बताया है। अब बात है कि वॉट देन इज़ लाइफ? Push your hands deep inside a sack of wheat to find it warm inside. There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire and in the process give out some heat. अब इन्होंने देखिए अभी पीछे आपको सीड के बारे में बताया था, जिससे हमें ये जिस बच्चों कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या ये लिविंग है कि नहीं है, लेकिन आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए कि अगर हम अपने हाथों को जहाँ पे बहुत सारे व्हीट रखे हुए हैं, सैक्स हैं, उनमें अगर डालते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, जब हमें गर्मी महसूस होती है तो यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सीड रेस्पायर कर रहे हैं, तभी वहाँ पे हमें गर्मी पता चल रही है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस, और हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो आपकी लिविंग होती है ना। प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। ठीक है, जबकि और जो प्रोसेस है वो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन हमें ये समझ में आया कि सीड्स में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। It may not be very easy to answer our question, what then is life? However, looking it
at all the diversity of living being around us, we can conclude that life is beautiful. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि लिविंग और नॉन लिविंग हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे दिए गए हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ लाइव है और ये लाइव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान नहीं है समझना कि क्या चीज़, जैसे कि सीड का एग्जांपल दिया कि सीड में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिला, ठीक है, बाकी नहीं मिल रहे हैं, तो इसे कहना कि ये लाइव है या लिविंग कैटेगरी में आ रहा है, नॉन लिविंग, तो ये कहना आसान नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। अब हम चलते हैं अपने, हमारे चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसमें अपना दिमाग लगाते रहिए और सर्च करिए। ये आपके जो एनसीईआरटी में यही ख़ासियत है, यही इसकी वो है कि ये क्वालिटी है कि ये आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताती है कि जो आपने सोचे भी नहीं होते। ठीक है, आप सबको पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट, बट यहाँ पे इसने एक सीट की चीज़ डाल के आपको कंफ्यूज किया। इसी तरह से अगर माउंटेन्स के आगे के आप जब एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे 11th की, तो उसमें आप साइंस में देखेंगे, बायो में देखेंगे कि वहाँ पे माउंटेन्स की बात की जा रही है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, धीमे धीमे उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस तरह से कितना डिफरेंस है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। ये इसलिए डाला जाता है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें अपने आसपास, बस सिर्फ ये रट ना लें कि हाँ हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये लिविंग है, अदरवाइज ये लिविंग है। अपना ब्रेन वहाँ पे चलाएं और उसको समझें, थिंक करें उस चीज़ को। ठीक है, साइंस का मतलब ही यही होता है कि हमें आगे बढ़ना है, वहाँ पे रुकना नहीं है एक जगह पे। ठीक है, तो खूब सारे क्वेश्चंस पुटअप कीजिए और अपनी टीचर से पूछिए, यहाँ कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, चलिए जब तक हम लोग अपने कीवर्ड्स पढ़ते हैं। एडेप्टेशन बहुत अच्छे से हमने समझा कि अडेप्ट करना क्या होता है। ये बहुत ही आपकी जो बहुत सारे 1000 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स कह सकते हैं एडेप्टेशन, तब जाके आपका क्रिएट होता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। एक्वेटिक हैबिटेट, जिस तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी हैबिटेट एक्वेटिक में होती है, उस तरह की हैबिटेट्स को हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे। वो पूरी तरह से उसमें सर्वाइव कर पाएगा। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। चैप्टर को आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। एक्सक्रीशन हमने पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, हैबिटेट पढ़ा, लिविंग पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, रेस्पिरेशन और स्टिमुलस भी चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया। समरी एक बार देख लेते हैं। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ठीक है, जो भी सराउंडिंग हमें देखने को मिल रही है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा हैं, वो उनकी हैबिटेट कहलाती है। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की हैबिटेट अलग अलग होती है या सेम भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम एक ही तरह की जगह पे, एरिया पे अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अपनी बात कर लें तो हम भी यहाँ पर हैं, यहाँ पे डॉग्स भी हैं, यहाँ पे काउस भी हैं, तो वो अलग अलग एनिमल और प्लांट हैं, लेकिन वो एक जगह पर रह रहे हैं। उसी हिसाब से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। द प्रेजेंट ऑफ स्पेसिफिक फीचर एंड हैबिटेट्स विच इनेबल a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation। ठीक है, ये मतलब प्रॉपरली आपके देखा जाए तो वो हैबिटेट डेवलप हो जाती है उनके, लेकिन इनमें टाइम ड्यूरेशन, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, एडेप्टेशन कह देते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हाउएवर दीज में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड। बहुत सारी हैबिटेट्स देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 2 को ग्रुप में चेंज कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल आपकी जो होती है वो लैंड की होती है और एक्वेटिक मतलब जो वाटर पे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑर्गेनिज्म की देखने को मिल रही है डिफरेंट हैबिटेट्स में। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, या जो भी लिविंग चीज़ें हैं वो आपके बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है। और अबायोटिक के अंदर आपके रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, जो कि लिविंग नहीं है चीज़ें, वो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे लास्ट में बताया जा रहा है लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे नीड फूड, दे रेस्पायर, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड शो मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन 2-3 लाइनों में कहें तो हमें इस तरह से पता चल सकता है कि हमारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ हैबिटेट, बहुत आसान है, लिखा हुआ था अभी पीछे ही। उसके बाद पूछा हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। ये हमने डिटेल में पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ा कि कैक्टस किस तरह से डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है। उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइस में चेंज हो जाती हैं, उसकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, बड़ी होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ताकि प्रॉपरली उसको क्या हो सके, वाटर मिल सके। ठीक है, आपकी जो लीव्स होती हैं वो क्यों चेंज हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन में, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, ताकि वाटर लॉस
ना हो, उनकी बॉडी के ऊपर स्टिकी लेयर रहती है और फोटोसिंथेसिस वो अपनी लीव नहीं स्टेम के थ्रू करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी लीव्स स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं या बहुत छोटी हो जाती हैं, तो वो अपने स्टेम्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स की वजह से वो अडेप्ट कर पाते हैं डेजर्ट में, ठीक है। फिलअप्स देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। फिर सी में देखिए द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लिव इन वाटर आर कॉल्ड ऑब्वियसली एक्वेटिक हैबिटेट, यहाँ पे आपका एक्वेटिक आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें डी की, सॉइल वाटर एंड एयर आर द अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके अबायोटिक फैक्टर्स हैं। चेंज इन अर्थ सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है। बहुत इजी रहते हैं, अगर चैप्टर हमें अच्छे से पता है तो उसे समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ये ख़त्म होता है, चैप्टर 9। अब हम चैप्टर 10 पे मिलेंगे। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें बच्चों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, बच्चे ऑफलाइन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी उन तक ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।